हम लोग गांव के रहने वाले थे। गांव में हमारी ज़मीन न होने के बराबर थी। लोग खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर किया करते थे। मगर गांव के आम लोगों के पास जितनी ज़मीन उनके हिस्से में थी, इस ज़मीन से लोगों की ज़िंदगी की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो सकती थी। क्योंकि गांव की आधी से ज़्यादा ज़मीन पर गांव के चौधरी और ठाकुरों का कब्जा था। वे इस ज़मीन पर गांव के किसानों से बहुत ही कम तनख्वाह पर खेती बाड़ी करवाया करते थे। क्योंकि गांव में आधे से ज़्यादा लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे कोई ज़मीन खरीद कर उस पर खेती बाड़ी करके अपना घर चला सके। इसलिए वे गांव के चौधरी और ठाकुरों की ज़मीनों पर काम करने के लिए मजबूर थे। मैं भी गांव के एक ऐसे ही घराने से ताल्लुक़ रखता था जिसके पास अपनी ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए मौजूद नहीं थी, और मैं गांव के ठाकुरों की ज़मीन पर काम किया करता था। मगर वे जी तोड़ मेहनत के बाद चंद रुपए ही हाथ में पकड़वाता था। मैं अब अपनी गरीबी से तंग आ गया था और मैंने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए शहर जाने का सोचा। शहर जाना इस कदर आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पहली बात तो ये कि शहर में मेरा कोई जानने वाला दूर दूर तक मौजूद नहीं था, और दूसरी बात ये कि मेरे हाथ में कोई हुनर भी मौजूद नहीं था जिसकी बदौलत मुझे शहर में नौकरी मिल सके। मगर मैं फिर भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मगर गांव के ठाकुरों के चुंगल से निकलना इस कदर आसान हरगिज नहीं था। आखिरकार मेहनत और कोशिश के बावजूद मैं ठाकुरों के चंगुल से निकलकर शहर आ गया। शहर आते के साथ ही मुझे रहने का मसला होने लगा था। इसका हल मैंने यूं निकाला कि दिन रात मजदूरी की तलाश में फिरता और रात होते ही किसी काली इमारत के नीचे अपना पर्दा डाल लेता। इस तरह से कुछ दिन परेशानी में गुजर गए और मुझे कहीं भी कोई मजदूरी ना मिली। जिसके पास जाता वे महंगाई का रोना रोता और मैं अपना मुंह लेकर खामोश हो जाता। जब दर बदर फिर कर भी मुझे कोई नौकरी ना मिली तो मैं वापस जाने पर मजबूर हो गया। जिस दिन मैं वापस अपने गांव जा रहा था उसी दिन मुझे एक इमारत में ईंटें उठाने की मजदूरी मिल गई। मैंने ये काम भी बहुत खुशी से कबूल किया, क्योंकि गांव जाकर ठाकुरों के जूते खाने से तो अच्छा था कि मैं शहर में ही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। कई दिन मुझे इस इमारत में काम करते गुजर गए। मैं अभी इमारत के नीचे सोने लगा था, मगर मैं एक तरह से ज़िंदगी से भी तंग आने लगा था। ठेकेदार भी बहुत कम मजदूरी दिया करता था, जिससे मेरा इतने बड़े शहर में गुजारा अब नामुमकिन नहीं था। मैं अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई ज़रिया ढूंढ ही रहा था कि उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। जल्दी काम के सिलसिले में ये मुलाकातें दोस्ती में बदलने लगी। अब मैं बिना झिझक उसके घर भी जाने लगा था। उसका नाम राहुल था। राहुल ठेकेदारी का काम करता था, मगर इसका काम भी इतना नहीं चलता था। मगर जिस हिसाब से इसके साथ बातें होती थी उससे जाहिर होता था कि वह बहुत पैसे वाला है। मगर इसके पास पैसे आए या जाए मुझे मालूम नहीं था। इसके ठाट बाट और अमीरी देखकर मेरे दिल में शक बढ़ता जा रहा था कि इसके पास इस कदर पैसे कैसे आ सकते हैं। एक बात यह भी थी कि मुझे इससे दोस्ती करनी थी। वह मुझे भी अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर ले ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूं। मगर इसने अभी तक मुझे अपने कारोबार के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होने दिया था, और वह कहता कि वे ठेकेदार है और मज़दूरों को अपने साथ काम करने के लिए शामिल करता है। मगर इसकी दिलचस्पी ठेकेदारी के काम की तरफ नहीं थी, और इसी बात ने मुझे शक में डाल दिया था। आखिरकार एक दिन मैंने इससे पूछ ही लिया कि वह ऐसा काम क्या करता है जिसकी बदौलत वह इतनी ऐश भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो उसने मुझे जो काम बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरे माथे पर पसीने छूटने लगे। उसने मुझे बताया कि वह लड़कियों और औरतों को नौकरी दिलवाने के बहाने कोठे में ले जाकर बेच देता है, जिसकी वजह से इस पर पैसे बारिश की तरह बरसते हैं। यह बात सुनकर मैं हैरत में डूब गया और सोचने लगा कि इस काम में इस कदर पैसा है कि वह अपनी ज़िंदगी इतनी आराम से गुजार रहा है। इसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश की। इसकी ये पेशकश सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया और उसकी शक्ल देखने लगा। अभी मैं इस बात को ही हज़म नहीं कर पाया था कि वह ये गैर कानूनी काम करता है। ऊपर से उसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश कर दी थी, तो मेरा परेशान होना तो बनता ही था।
था। मैंने इससे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। मैं भी अपनी गरीबी से तंग था। मुझे अपना घर चलाने के लिए भी खर्चा भेजना होता था। गाँव गाँव में मेरी बीवी बच्चे मेरे पैसे भेजने का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ मैं अपने हालात से जंग लड़ रहा था। इस कशमकश में सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई और अगले दिन मैं उदास दिल के साथ काम पर रवाना हो गया। पूरा दिन भी दोस्त की इस बात के बारे में सोचता हुआ गुजारा। रात के वक्त मेरी इससे मुलाकात हुई तो उसने मेरे फैसले के मुताबिक मुझसे पूछा तो मैंने मगर सोच समझ कर उसके साथ उसके काम में शामिल होने की हामी भर ली। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह मुझे अपने साथ कोठे पर ले गया। दिन का वक्त था। पूरे कोठे पर सन्नाटा छाया हुआ था। आधे से ज़्यादा लोग रात भर की थकावट के बाद ख्वाबों के मज़े ले रहे थे। राहुल ने ले जाकर मुझे इस कोठे के मालकिन से मिलवाया जो लड़कियां खरीदने का काम किया करती थी। उसने ऊपर से नीचे तक मेरा दीदार किया और राहुल से पूछा कि क्या ये काम कर सकता है। तो राहुल ने फ़ौरन हामी भर ली और इस औरत को मेरे लिए तसल्ली दे दी कि मैं इसके साथ ही ये काम करने में शामिल हूँ। तो इस औरत ने मुझे कहा कि इसे लड़कियों की ज़रूरत है तो मैं इसके लिए चंद लड़कियों का इंतज़ाम कर दूँ। मैंने इस बात पर हामी भर ली और राहुल के साथ ही वहाँ से उठकर आ गया। जब हम राहुल के घर पहुँचे तो राहुल ने भी मुझे मशवरा दिया कि मैं गाँव की लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर शहर लेकर आऊं और यहाँ भेज दूं, क्योंकि वह भी इसी तरीके का काम किया करता था। तो मैंने भी इसकी इस बात से हामी भर ली। उसने मुझे एक गांव का पता दिया जो शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने मुझे पता देकर इस गांव की तरफ रवाना कर दिया। राहुल एक गिरोह के साथ काम कर रहा था। उसका मुझे अब अंदाज़ हुआ क्योंकि इस गांव में ऐसे कई आदमी मौजूद थे और वहां वह पूरा गिरोह काम कर रहा था। सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव और इलाके में भी वह गिरोह बहुत फैला हुआ था और अपना काम बखूबी से अंजाम दे रहा था। मैंने अपनी ठेकेदार से बात करके जन्मदिन की छुट्टी की बात की। ठेकेदार मुझे छुट्टी देने में बहुत परेशान कर रहा था तो मुझे मजबूरन में नौकरी छोड़नी पड़ी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं गाँव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर मेरा ज़मीर मुझे ये काम करने से रोकता रहा और मेरे अंदर से चीख भरी आवाज़ आती रही कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ। रास्ते भर में कशमकश में गिरफ्तार रहा। जब इस गांव में पहुंचा तो शाम का वक्त हो रहा था। बस से उतरकर मैंने निगाह चारों ओर दौड़ाई तो अजीब सा अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। मुझे अपना वजूद भी इस अंधेरे का हिस्सा मालूम हुआ। मैं मरे हुए कदमों से बस स्टैंड से निकलकर गांव जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया। इस गांव की तरफ कदम उठाते हुए मेरे कदम हल्के हो रहे थे और दिल पर बोझ पड़ता ही जा रहा था। ऐसे में मुझे दूर खेतों में डूबता सूरज बिहार का गोला मालूम हो रहा था। मैंने बुझे दिल के साथ आसपास नजरें दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान मुझे एक तांगे वाला अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैंने उसे रोककर गांव जाने वाली सड़क पर चलने को कहा और खामोशी से किराया तय करके उसके साथ बैठकर रास्ते भर में बिल्कुल खामोश रहा था। कुछ ना बोला तो उसने खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी की बातें सुनानी शुरू कर दी, जिसमें उसने सबसे पहले अपनी गरीबी और तंगदस्ती का जिक्र किया और मैं सोच में पड़ गया कि मैं भी तो गरीबी से मजबूर होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ ही इसने मुझे अपना मेहमान बनाने की भी पेशकश कर दी, क्योंकि शहर से आए हुए लोगों से उनको एक आसरा होता था कि वे लोग वापस जाते हुए कुछ पैसे उनको दे जाते थे। यही वजह थी कि वे मेरे साथ इस कदर खुश मिजाजी से पेश आ रहा था। मगर मैंने उसे कोई जवाब न दिया तो वह खामोश हो गया। मगर फिर कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे गांव में कुछ लोग आए हैं जो औरतों को शहर में ले जाकर नौकरियां दे रहे हैं। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। इसने बताया कि इसकी बेटी ने भी शहर में नौकरी करने के लिए दस्तखत जमा करवाए हैं। इसकी बेटी 10वीं पास थी। ये बताते हुए इसके चेहरे पर बहुत गर्व था और इसी गर्व ने मुझे इससे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर इसके तांगे से उतर गया और एक पल के लिए मेरा जी चाहा कि इससे इनकार कर दूं कि वह अपनी बेटी को नौकरी के लिए शहर न भेजे, मगर मैं कुछ नहीं बोला और इसका शुक्र अदा करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मेरी इस गिरोह के आदमियों से मुलाकात हुई और उन लोगों ने मुझे आगे के सारे प्लान बता दिए। जन्मदिन तक हम वहाँ अपना काम करते थे, मगर गांव की औरतों को शहर में नौकरी
के लिए रजामंद करना आसान काम हरगिज़ नहीं था। चंद दिन बाद जब मैं इस गांव से विदा हो रहा था तो इस वक्त मेरे साथ 4 लड़कियां थीं जो शहर में नौकरी करने की ज़रूरत से मेरे साथ जाने पर राज़ी हुई थी। उन सब की उम्र तकरीबन 25 साल के लगभग थी, मगर पहली बार शहर जाते हुए वे लोग बेहद घबराई हुई महसूस हो रही थी। उन्हें अपने साथ लेकर जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने राहुल को कॉल करके बताया कि मैं 4 लड़कियों को लेकर शहर पहुंच रहा हूं। उसने मुझे उन लड़कियों को लेकर सीधा कोठे पर पहुंचने को कहा। मेरे दिल पर अजीब सा बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर पैसे की चमक मुझे कोठे की तरफ लगातार खींच रही थी। मैं आज यही सोचकर बेहद खुश हो रहा था कि मैं अब अपने घर पर पैसे भेज सकूंगा। मैं उन लड़कियों को यही बताया कि हम लोग सीधा काम करने की जगह पर पहुंच रहे हैं। ये सुनकर वे लोग बहुत खुश हो गई कि शहर आते ही उन्हें काम मिल गया है, मगर वे लोग इस वक्त आगे आने वाले हालात से अनजान थी। उन लड़कियों में से एक उस तांगे वाली की बेटी भी शामिल थी। जब मैं उन चारों लड़कियों को लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का वक्त हो गया था और कोठे में जैसे दिन निकल आया था। जब हम लोग कोठे में दाखिल हुए तो लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, मगर मुंह से कुछ न बोली थी, बस फटी फटी निगाहों से अपने आप को देख रही थी। जहां लड़कियां और औरतें छोटे छोटे कपड़े पहन कर आने वाले ग्राहक मर्दों को अपनी तरफ घायल और जहां से मिलाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं उसको कोठे की मालकिन के पास उन चारों लड़कियों को लेकर पहुंचा तो राहुल वहां पहले से मौजूद था। उन चारों लड़कियों को देखकर इसकी आंखों में चमक आ गई और आगे बढ़कर उसने मेरी पहली बार में ही अच्छी तरह से काम करने पर मुझे शाबाशी दी। कोठे की मालकिन भी खुश होकर उन लड़कियों की तरफ देख रही थी और वे लड़कियां घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वे समझ चुकी थी कि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका है और उनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर बेच दिया गया है। मैं जब कोठे की मालकिन से पैसों की गाड़ी लेकर वहां से निकल रहा था तो पीछे से मुझे उन लड़कियों की चीखों पुकारों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर नोटों की गाड़ी ने जैसे मेरा ज़मीर पूरी तरह से सुला दिया था और मैं उनकी कोई परवाह ना किए बगैर वहां से निकलता चला गया। अब मैं इस काम में आहिस्ता आहिस्ता बेहकता जा रहा था और अलग अलग गांव और दूर दराज के इलाकों से कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शहर लाकर इसी कोठे में मालकिन के हाथों बेच दे दिया था। इस कोठे की मालकिन भी मुझसे बहुत खुश थी कि मैं हर बार ये अच्छा माल लेकर इसके कोठे पर पहुंचता हूँ। पैसों की चमक ने मेरी आंखों के साथ मेरे कानों को भी पूरे तौर पर बंद कर दिया था। कोठे पर बेची गई लड़कियों की चीख पुकार मुझ पर कोई असर नहीं करती थी। मैं अब बहुत बेदर्द बन चुका था। मुझे अब सिर्फ पैसों से मतलब था जो मैं अब बेतहाशा कमा रहा था। मेरा ज़मीर भी अब मुझे लानत नहीं देता था और ना ही मेरा दिल मुझे रुकने को कहता था। मैं पूरे तौर पर इस काम में ढल चुका था। मैं हर वक्त किसी नए शिकार की तलाश में रहने लगा था कि किस तरह से नए शिकार को बेचकर पैसे घर के लिए भेज दिए जाएं। ये काम करते हुए मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था और मैं अब तक एक बार भी अपने घर नहीं गया था। मैंने राहुल से अपने गांव जाने की बात की तो उसने मुझे खुशी से इजाज़त दे दी और साथ ये कहा कि मैं अपने गांव में भी शिकार को तलाश करूं, जिस पर मैंने हंसकर हाँ कर दिया। मैं बहुत सालों बाद अपने गांव की तरफ जा रहा था। पैसे तो मैं हर महीने बाकायदा भेजता ही था, मगर गाँव अब जा रहा था। शहर से गांव पहुंचा तो बीवी बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैं भी उनके बीच जाकर खुश था। मेरे बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो चुके थे और घर के हालात देखकर मैं बहुत खुश था, मगर मैं रंग रंगीन हो चुका था और घर में ज़्यादा इस्तेमाल का सामान भी ला चुका था और ये सब उन पैसों की बदौलत था जो मैं शहर में जाकर भेजता रहा था, वरना एक वक्त वह भी था जब हमें खाने के लाले पड़े हुए थे और कोई पूछने वाला भी नहीं था। मेरा बेटा भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था और इसने भी मेरे साथ शहर चलकर काम करने की जिद की, मगर मैंने इसे डांट कर खामोश करवा दिया। इसी दौरान मेरी नज़र अपनी बीवी की बहन पर पड़ी जो बचपन से ही हमारे साथ रहती थी। वह भी काफ़ी जवान हो चुकी थी। मैंने इसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे पहले से मुकाबले में वह बड़ी महसूस हुई। मेरी बीवी के माँ बाप का देहांत हो चुका था और उसकी ये बहन शुरू से ही हमारे साथ रहती थी, मगर इसका दिमाग कुछ हद तक कमज़ोर था। इसके अंदर बहुत बचपन था। इसका दिमाग इसकी उम्र से कुछ हद तक पीछे रह गया था। इसी वजह से भी दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमज़ोर थी। इसे देखते ही मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ, मगर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन मैं गाँव में रहा। अब मेरे पास पैसे भी ख़त्म होने लगे। वे कहते हैं ना कि ऐसे पैसों में बरकत नहीं होती।
होती। यही सब मेरे साथ हो रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द नया शिकार तलाश करना और सबसे आसान शिकार मुझे अपनी साली की सूरत में नज़र आ रहा था। वे देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई पहली नज़र में देखकर नहीं बता सकता था कि वे दिमागी तौर पर कमज़ोर है। मेरे शैतानी दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया। वे कई सालों से हम पर बोझ बनी हुई बैठी थी। पहले ही घर के खर्च क्या कम थे कि मैं इसका खर्च भी उठाता। तो मैंने अपने दिल में फैसला करते हुए बीवी से बात करने का फैसला किया। मेरे लिए अपनी बीवी के शीशे में उतारना बेहद आसान था, क्योंकि वह आम सी घरेलू औरत थी। इसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। मैंने इसे कहा कि शहर में इसकी बहन के इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े दिमागी अस्पताल मौजूद हैं, जहाँ बहुत ही अच्छे और काबिल डॉक्टर ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। और साथ ही मैंने ये झूठ भी बनाया कि मैंने कई लोगों को अस्पतालों से ठीक होते हुए देखा है। ये सुनकर मेरी बीवी सोच में पड़ गई, क्योंकि अक्सर मैंने उसे अपनी बहन को लेकर परेशान होते देखा था। इसकी बहन जवान हो गई थी और इसकी दिमागी कमज़ोरी की वजह से इसके रिश्तों के मामलों में रुकावट थी। मैंने साथ में इससे ये भी कहा कि इसकी बहन थोड़ा बहुत शहर में घूमेगी तो क्या पता इसकी सेहत पर अच्छा असर पड़े। और मेरी बीवी बिना सोचे समझे मुझ पर अंधा भरोसा करते हुए अपनी बहन को मेरे साथ भेजने पर राज़ी हो गई। ये काम इतना आसान साबित होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चंद दिन बाद मैं अपनी साली को अपने साथ लेकर शहर की तरफ रवाना होने लगा। मेरी बीवी अपनी बहन को जाता देखकर फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह ही पाला था। बचपन से वे इसकी एक माँ की तरह देखभाल करती थी, और कभी कभी तो मेरी बीवी अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी। इसकी हर ज़रूरत इसके बोलने से पहले ही पूरी कर दिया करती। अगर इसे ज़रा भी भनक लग जाती कि मैं इसकी बहन को बेचने के लिए शहर लेकर जा रहा हूँ, तो वे कभी भी अपनी बहन को मेरे हवाले न करती। कुछ देर बाद मैं अपनी साली को लेकर बस में सवार हो गया। बस में बैठकर रास्ते भर वे खेत खलिहान देखकर खुश होती रही, और साथ ही मुझे बहुत सारे सवाल भी करती रही, मगर मैं इसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसके सवाल मेरे सर में दर्द पैदा कर रहे थे, और मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहता था। बस मैं ये चाहता था कि मेरी साली किसी भी तरह से हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाए और मेरी इस मुसीबत से जान छूट जाए। शाम तक हमारी बस शहर पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड से उतरकर मैं उसे लेकर राहुल के घर की तरफ रवाना हो गया। उसने मेरे साथ एक लड़की को आता देखा तो वे ये समझा कि मैं किसी की नौकरी का झांसा देकर लेकर आया हूँ, मगर जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ही साली को बेचने के लिए लाया हूँ, तो वह तो हक्का बक्का मेरी शक्ल देखने लगा। जब मैंने उसे बताया कि वे दिमागी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है, तो उसने मुझे काम करने से मना किया। मगर इस वक्त तो मुझ पर पैसों का भूत सवार था, तो राहुल ने भी मेरी बात मान ली और हम दोनों उसको लेकर कोठे की तरफ चल पड़े। कोठे पर पहुंचकर जब मैंने कोठे की मालकिन के सामने अपनी साली को पेश किया, तो वह भी इसकी खूबसूरती देखकर हैरत में पड़ गई। मगर जब मैंने इसे ये बताया कि दिमागी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है, तो इसके माथे पर बल पड़ गए और इसने मेरी साली को ख़रीदने से इनकार कर दिया। मैं कोठे की मालकिन की बहुत मिन्नत करने लगा, तो आखिरकार वे इस बात पर राज़ी हो गई कि वह इसे कुछ दिन यहाँ पर रख लेगी, इसके बाद ही वे मुझे मेरे पैसे अदा करेगी। इस बात पर मैंने भी हामी भर ली और अपनी साली को कोठे की मालकिन के हवाले करके आ गया। मुझे वापस जाता देखकर उसने भी मेरे साथ जाने की जिद की और तेज आवाज़ से रोने लगी, तो इसे कोठे की मालकिन ने इस कमरे में बंद कर दिया। मैं इसे छोड़कर वहाँ से निकलकर राहुल के साथ इसके घर ही रहा, और अब अगला प्लान ये था कि अपनी बीवी को इस बात से आगाह करना ही था कि इसकी बहन गुम हो चुकी है, मगर इस बात का हौसला मैं खुद में नहीं ला पा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी बीवी को फ़ोन करके बताया कि जब मैं बस स्टैंड पर सवारी ढूंढने के लिए आगे बढ़ा, पीछे से उसकी बहन ना जाने कहाँ चली गई, और जब से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ ये सुनकर मेरे घर में मातम होने लगा और रोना धोना शुरू हो गया। ये खबर सुनकर घर में जैसे सब लोग पागल हो गए थे। एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई, ये कोई छोटी बात हरगिज़ नहीं थी। घर में हर तरफ तूफान मचा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से इसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फ़ोन बंद कर दिया और सुकून से सोने के लिए लेट गया, मगर वहाँ जैसे मेरी बीवी को एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। मैं बुरी
तरह से अपनी बहन के लिए तड़प रही थी और मैं अपने हाथों से ये सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। अगले 2 दिन तक घर से और 2 मिनट बाद फ़ोन आते रहे और मेरी साली के बारे में पूछते रहे। मैं घर वालों को जवाब दे दे कर तंग आ गया और उनसे यही कह रहा था कि मैं इसे ढूंढने की कोशिश में लगा हूँ, मगर वे नहीं मिल रही। लेकिन घर से फ़ोन आना ही बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं इसका ये हल निकाला कि मैं उन लोगों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इस तरह मेरी कुछ परेशानी कम हुई। 2 दिन इस इंतज़ार में गुजर गए कि कोठे की मालकिन मुझे खुद फ़ोन करके पैसे लेने के लिए बुलाएगी, मगर इसका फ़ोन नहीं आया। तो मैं खुद कोठे पर जाकर पैसे वसूल करने की ठानी और राहुल को लेकर मैं कोठे की तरफ रवाना हो गया। मगर मुझे लग रहा था कि मेरी साली ने ऐसी कोई हरकत न कर दी हो जिससे वे गुस्से में आ जाए और मुझे मेरे पैसे देने से इनकार कर दे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने पैसे लेना चाह रहा था। जैसे ही मैं पैसे लेने के लिए कोठे पर पहुंचा, वहां सब मुझे देखकर घबरा गए। मैं हैरान होता आगे बढ़ा तो मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी और मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझ में अपनी जगह से हिलने की कोई ताकत बाकी न रही और मैं फटी फटी नज़रों से सामने का मंजर देख रहा था। मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा खड़ा था। मैं इसे यहाँ कोठे पर देखकर हैरान रह गया। मेरे बेटे से होते हुए मेरी नज़र सामने सोफे पर गई तो मेरी साली के साथ मेरी बीवी भी सोफे पर बैठी हुई थी। यह मंजर देखकर मेरे कदमों में रही सही जान भी निकल गई। आसपास कहीं पुलिस वाले भी खड़े थे और साथ ही मेरी बीवी के मामा भी खड़े थे। मेरी बीवी के दूर के मामा यहाँ शहर में ही वकील थे। उन्हें देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अब सब तरफ से घिर चुका था। मेरी बीवी और बेटे की आंखों में मेरे लिए नफरत थी जिसे मैं यकीन नहीं कर पा रहा था और मैं सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर उन लोगों की तरफ भी देख सकूं। 2 दिन से मेरी बीवी और बेटा मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे, मगर मैं उनके फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था। इस वक्त को पछताने लगा कि मैं क्यों लोगों के फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था। कम से कम आज मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ता। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं बस नज़र झुकाए इनकी अपनी जगह खड़ा था। मेरा बेटा सामने खड़ा मुझे सिर्फ आंखों से देख रहा था और मेरी बीवी सामने बैठी मुझे शिकायत की नज़रों से देख रही थी। मुझे देखते ही मेरी साली ने ज़ोर ज़ोर से देखना शुरू कर दिया और वहाँ सबको बताना शुरू कर दिया कि मैंने ही इसको लाकर यहाँ छोड़ा है। इसका दिमाग बस थोड़ा सा ही कमज़ोर था, इस कदर भी कमज़ोर नहीं था कि वे मेरे लिए किए का किसी से को ना बता सके। मैं अपनी जगह गड़ गया। मैं अपनी साली के कदमों में गिर गया और उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा, मगर वे डर कर अपनी बहन के पीछे छुप गई और मेरी बीवी ने मुझे काट खाने वाली नज़रों से देखा। मेरी बीवी के दूर के बाबा ने आगे बढ़कर मुझे एक थप्पड़ मारा क्योंकि कोठे की मालकिन पहले ही सब कुछ पुलिस को देखकर उगल चुकी थी। यही वजह कि वहाँ मेरे पहुँचने से पहले ही मेरी करतूत सबको मालूम थी। वे मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहे थे और वह खामोशी से उनके सारी मार खा रहा था। मुझे अब जाकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने जो इस तरह का गंदा और नीच काम किया जिसकी वजह से आज मैं उन सब की नज़रों में गिर चुका था। कोठे की मालकिन उनको सारी बात बता चुकी थी कि मैंने जाने कितनी ही लड़कियों को वहाँ धोखे से लाकर कोठे पर भेज चुका हूँ। मेरी बीवी ने बाबा से मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने मुझे और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। मैंने लाख दुहाई दी मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरी बीवी और बेटा भी खामोश खड़े मुझे गिरफ्तार होते देख रहे थे। पुलिस मुझे धक्के देकर पुलिस स्टेशन में ले गई। इस बार मेरी चीख पुकार किसी पर कोई असर नहीं कर रही थी। शायद मुझे इस किए की सज़ा मिली थी जो मेरे साथ इस वक्त हो रहा था, जब मैं किसी की चीखों को नहीं सुनता था और कोई ध्यान नहीं देता था। आज मेरे साथ भी यही हो रहा था। वक्त अपने आप को दोहरा रहा था और मेरा दर्द सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया और कुछ अरसे के लिए मुझे सज़ा हो गई, मगर राहुल के ताल्लुकात की वजह से हम दोनों जल्दी जेल से छूट गए। मगर जेल में जैसे कठिन दिन रात गुजारे थे वह वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता। एक एक लम्हा मेरा तकलीफ़ में गुजरा था और अपने किए पर पछतावा मुझे अलग था। अब मुझे रह रह कर इसी बात पर पछतावा होता रहता है कि मैं क्यों ऐसे काम में हाथ डाला और मेरी बदौलत कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उन लड़कियों की बद्दुआ क्या मुझे चैन और सुकून लेने देगी भी या नहीं, यह बात मुझे हर वक्त बेचैन रखती। जेल से छूटने के बाद मैं कई दिनों तक अपने घर जाने की हिम्मत न कर सका।
आखिरकार जब मैं हिम्मत करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो मुझ में किसी से मिलने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो दिन जैसे बंद होने लगा। मैं घर में दाखिल हुआ और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगा, मगर कोई भी मेरी बात सुनने पर राज़ी नहीं था। मैंने सबको बेहद यकीन दिलाया कि मैं दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर किसी ने भी मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने अपने ही बच्चे मुझे अजनबी नज़रों से दूर कर रहे थे। 2 दिन में मैं अपने ही घर में अजनबी की तरह रहा। इसके बाद मैं दोबारा शहर आ गया और आज तक पलट कर अपने घर नहीं गया। शायद मेरे लिए यही सज़ा रखी हुई थी कि मैं अपने ही बच्चों के चेहरे देखने के लिए तरस जाऊं। धन्यवाद दोस्तों।